नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेपाली लैंग्वेज टीचर सागर बुद्धा। तो यह नेपाली वर्ण कथ्य र लेख्य को पहचान का दूसरा पार्ट है। इससे पहले के पार्ट में आपने कथ्य र लेख्य नेपाली वर्णहरू, वर्ण का प्रकार, उच्चार्य वर्ण को वर्गीकरण ये पढ़ा था। अब आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे उच्चारण प्रयत्नों को आधार में नेपाली व्यंजन वर्ग को वर्गीकरण, घोषत्व को आधार में नेपाली व्यंजन वर्ग को वर्गीकरण, प्राणत्व को आधार में नेपाली व्यंजन वर्ण को वर्गीकरण, ये पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को हिट करने के बाद में बगल में एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, एकदम फ्री है। जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर रख दूंगा आई बटन पर, वहां पर जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चारण प्रयत्न को आधार में नेपाली व्यंजन वर्णहरूको वर्गीकरण, अर्थात उच्चारण प्रयत्न के आधार पर नेपाली व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। अब देखिए, व्यंजन वर्ण को उच्चारण गर्दा फोक्सोबाट मुख र नाक हुँदै सास बाहिर निस्किन्छ। अर्थात व्यंजन वर्ण को उच्चारण करते समय फेफड़े, मुंह और नाक से होते हुए सांस बाहर को निकलती है। तेज सांस को गति में कुनै न कुनै उच्चारण अंगले कुनै न कुनै रूप में बाधा पार्छन्। अर्थात उस सांस की गति में किसी न किसी उच्चारण अंग, उच्चारण किए जाने वाले अंगों के द्वारा किसी न किसी रूप में बाधा उत्पादन अथवा बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधा परेपछि पनि सांस विभिन्न तरिकाले बाहिर निस्किन्छ। अर्थात बाधा होने पर भी जो सांस है वो किसी न किसी रूप में विभिन्न तरीके से बाहर निकलता है। वर्ण को उच्चारण गर्दा सांसले बाहिर निस्कनको लागि गर्ने त्यो प्रयत्न कसरी हुन्छ भनेर हेर्ने आधारलाई उच्चारण प्रयत्नको आधार भनिन्छ। अर्थात वर्ण के उच्चारण करते समय श्वास बाहर निकलने के लिए जो भी प्रयास और प्रयत्न करती है, कहाँ कहाँ ठुकती है, इसको जानना ही उच्चारण प्रयत्नों को आधार कहते हैं। इस आधार में नेपाली व्यंजन वर्ण 7 प्रकार का छन्। अर्थात इस आधार में नेपाली व्यंजन वर्ण 7 प्रकार के हैं। पहला स्पर्शी, स्पर्शी में क ख ग घ, ठ ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। उसके बाद में स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी में च छ ज झ। उसके बाद में संघर्षी, संघर्षी में स और ह। अब है नासिक्य, नासिक्य में ड न म। उसके बाद में कंपित, कंपित में र। उसके बाद में पार्श्विक, पार्श्विक में ल। उसके बाद अर्धस्वर, अर्धस्वर में य और वो। ये हमने जाना। अब इनकी डिफिनेशन देखते हैं। स्पर्शी क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। दुई उच्चारण अंगहरूको स्पर्श भएपछि उच्चारण हुने वर्णलाई स्पर्शी वर्ण भनिन्छ। अर्थात इनको उच्चारण करने के लिए 2 अंगों का प्रयोग किया जाता है, केवल 2 ही अंगों का, इसीलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यस्ता वर्ण को उच्चारण गर्दा सांसले बाहिर निस्किन कुनै संघर्ष गर्नु पर्दैन। अर्थात ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय, श्वास बाहर निकलते समय कोई भी संघर्ष नहीं करती है। अब देखते हैं स्पर्शी संघर्षी। इसमें च छ ज और झ। उच्चारण अंगहरू एक अर्कासँग कहीं न कहीं छोइनेका साथै सांसले सामान्य संघर्ष गरेर निस्कदा उच्चारण हुने वर्णलाई स्पर्श संघर्षी भनिन्छ। अर्थात उच्चारण किए जाने वाले अंग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में टच होते हैं और साथ में
श्वास को बाहर निकलते समय सामान्य संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे स्पर्श संघर्ष कहते हैं। देखिए च, देखिए उच्चारण करके देखिए च, स्पर्श एक आपस में अंग हो रहे हैं ना, मुंह में फीलिंग कीजिए च और छ। थोड़ा सा सांस बाहर को आते समय संघर्ष कर रहा है श्वास जो है, अपना श्वास को देखिए एक बार, छ जा और झ। अब है संघर्षी। संघर्षी में केवल स और ह है। वर्ण को उच्चारण गर्दा दुई उच्चारण एक अर्कासँग नजिक आउँछन् तर जोडिँदैनन्। अर्थात इन वर्णों को उच्चारण करते समय उच्चारण जो अंग है एक दूसरे के नजिक आते हैं और टच नहीं करते हैं। यस्तो अवस्थामा सासले बाहिर निस्किने भागमा साँघुरो भइदिन्छ। अर्थात इस अवस्था में श्वास बाहर निकलते समय जहां से श्वास निकलता है वहां पर थोड़ा पतला संकरा हो जाता है मुंह के अंदर में। देखिए फीलिंग करके स ह, ठीक है। यस्तो अवस्थामा सासले बाहिर निस्किनको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ। अर्थात इस अवस्था में श्वास को बाहर निकलते समय संघर्ष करना पड़ता है। यसरी सांसले संघर्ष गरी बाहिर निस्किँदा उच्चारण हुने वर्णलाई संघर्षी वर्ण भनिन्छ। अर्थात इस प्रकार श्वास को बाहर निकलते समय संघर्ष किए जाने वाले वर्णों को ही संघर्षी वर्ण कहते हैं। अब देखिए उच्चारण करके देखिए स और ह, स ह। नासिक के ड न म। नाकबाट सास बाहिर निस्किँदा उच्चारण हुने वर्णलाई नासिके वर्ण भनिन्छ। अर्थात नाक से श्वास बाहर निकलते समय उच्चारण होने वाले वर्णों को ही नासिके वर्ण कहते हैं। अब उच्चारण करके देखिए ड, नाक से ही आ रहा है ना, न, देखिए नाक में प्रेशर हो रहा है। म, फीलिंग करके देखिए उच्चारण करके ड न म। अब है कंपित। कंपित में केवल र है। जिब्रो काँपेको अवस्थामा उच्चारण हुने वर्णलाई कंपित वर्ण भनिन्छ। अर्थात जिस वर्ण को उच्चारण करने के लिए जीभ को कांपना पड़ता है उसे कंपित वर्ण कहते हैं। अब देखिए र का उच्चारण करके र, जीभ कांप रही ना, र, चाहे कैसे भी कर लो, र का उच्चारण करते समय जीभ कांपती है, र, देखिए, ठीक है। अब है पार्श्विक। पार्श्विक में केवल ल है। जिब्रोको दुवै छेउबाट सास बाहिर निस्किँदा उच्चारण हुने वर्णलाई पार्श्विक वर्ण भनिन्छ। अर्थात जीभ के दोनों ओर के जो किनारे से श्वास बाहर निकलती है इसको उच्चारण करते समय, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। अब ल का उच्चारण करके देखिए ल, जीभ के दोनों ओर के जो किनारे से श्वास बाहर निकलती है। अब है अर्धस्वर। अर्धस्वर में य और वो है, केवल दोनों ही है। हलन्त उच्चारण हुन नसक्ने र बोलीचालीमा व्यञ्जन वर्णकै रूपमा तथा स्वर वर्णको जस्तै समेत उच्चारण गर्न सकिने व्यञ्जनलाई अर्धस्वर भनिन्छ। अर्थात स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकने वाला बोलीचाली के रूप में तो व्यंजन ही, तथा उच्चारण करते समय स्वर वर्ण के जैसा इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन व्यंजनों को अर्धस्वर कहते हैं। अब है घोषत्व को आधार में नेपाली व्यंजन वर्ण को वर्गीकरण। अर्थात घोषत्व के आधार में नेपाली व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। घोषत्व को अर्थ वर्ण को उच्चारण गर्दा उत्पन्न होने आवाज हो। अर्थात घोषत्व का अर्थ वर्ण के उच्चारण करते समय उत्पन्न होने वाली आवाज है। घाटी भित्र रुद्र घंटी हुन्छ। अर्थात गले के अंदर में रुद्र घंटी होती है। एक गोल गोल होता है ना जो गले के अंदर में, यहाँ पर उसे रुद्र घंटी कहते हैं नेपाली में। रुद्र घंटी को भित्री भाग में स्वर यंत्र हुन्छ। अर्थात रुद्र घंटी के अंदर में एक स्वर यंत्र होती है जसमा मासुले बनेको चिम्टाको आकार का दुई पत्र हुन्छन्, जिसमें मांस से बने चिमटा के आकार के दो
पत्र होते हैं, ती पत्रलाई स्वर चिम्टी भनिन्छ। अर्थात उन पत्रों को स्वर चिम्टी कहते हैं। स्वर चिम्टी खुलेको अवस्थामा मुखबाट सास सजिलै बाहिर निस्किन्छ, तर स्वर चिम्टी एकअर्काको नजिक भएको बेला बाहिर निस्किने बाटो साँगुरिनाले बाहिर निस्किनको लागि सांसले संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात स्वर चिम्टी जिस समय खुलती है उस समय मुंह से श्वास आसानी से बाहर निकलती है, लेकिन स्वर चिमटे एक दूसरे के नजीक आने पर श्वास को बाहर निकलते समय सक्रिय रास्ते से गुजरना पड़ता है और इसके लिए श्वास को संघर्ष करना पड़ता है। यसरी संघर्ष गरी निस्किँदा ती स्वर चिम्टीलाई सांसले धकेल्छ र स्वर चिम्टी थर्किन्छन्। इस प्रकार संघर्ष के साथ में निकलते समय स्वर चिमटी को श्वास धक्का लगाता है और ये स्वर चिमटी गूंजते हैं, कंपन करते हैं। वर्ण को उच्चारण गर्दा स्वर चिमटी थर्किने व नथर्किने अवस्था उच्चारण हुने वर्णको आवाजलाई घोषत्व भनिन्छ। अर्थात वर्ण के उच्चारण करते समय स्वर चिमटी कंपन होती है या फिर कंपन नहीं होती है, इस अवस्था में उच्चारण होने वाले आवाज को घोषोत्व कहते हैं। इस आधार में नेपाली व्यञ्जनलाई निम्नलिखित दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। इस आधार में नेपाली व्यंजन वर्ण को निम्नलिखित दो भागों में विभाजन किया गया है। अघोष वर्ण, वर्ण को उच्चारण हुँदा स्वर चिम्टीहरू टाढा भई श्वासनली पुरै खुलेको अवस्थामा सास सजिलै बाहिर निस्किन पाउँछ र स्वर चिम्टी थर्किँदैनन्। अर्थात वर्ण के उच्चारण करते समय स्वर चिम्टी दूर होकर श्वासनली एकदम पूरा खाली होकर इस अवस्था में श्वास आसानी से बाहर निकलती है और स्वर चिम्टी कंपन नहीं करती है। यसरी स्वर चिम्टी न थर्किएको अवस्थामा उच्चारण हुने वर्णलाई अघोष वर्ण भनिन्छ। अर्थात इस प्रकार स्वर चिम्टी का कंपन न होकर उच्चारण होने वाले वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। नेपाली भाषा में क ख च छ ट ठ त थ प फ स हुन्। अर्थात नेपाली भाषा में क ख च छ ट ठ त थ प फ स हैं। सघोष वर्ण, वर्ण को उच्चारण हुँदा स्वर चिम्टीहरू नजिक भई सास बाहिर निस्किने बाटो साँघुरिएको बेला सासले स्वर चिम्टीलाई धक्का दिन्छ र त्यो थर्किन्छ। अर्थात वर्ण के उच्चारण करते समय स्वर चिम्टी एक दूसरे के नजीक आकर श्वास बाहर निकलते समय इन स्वर चिम्टियों को धक्का मारता है, धक्का लगाता है और इस प्रकार से स्वर चिम्टी कंपन होते हैं। यसरी सांसले धक्का दिए स्वर चिम्टी र त्यो थर्किन्छ। इस प्रकार श्वास के द्वारा स्वर चिम्टी को धक्का देने पर वे कंपन करते हैं। यसरी सांसले धक्का दी स्वर चिम्टी थर्किएको अवस्थामा उच्चारण हुने वर्णलाई सघोष भनिन्छ। अर्थात इस प्रकार श्वास के द्वारा स्वर चिम्टियों को धक्का लगाकर कंपन करा के उच्चारण होने वाले वर्णों को सघोष वर्ण कहते हैं। नेपाली में ग घ ङ ज झ ड ढ द ध न ब भ म य र ल व ह हुन्। अर्थात नेपाली में ये सब सघोष वर्ण हैं। प्राणत्व को आधार में नेपाली व्यंजन वर्ण को वर्गीकरण, अर्थात प्राणत्व के आधार में नेपाली व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। वर्ण को उच्चारण गर्दा फोक्सोबाट मुख र नाक हुँदै बाहिर निस्किने सासलाई प्राण भनिन्छ। अर्थात वर्ण के उच्चारण करते समय फेफड़े, मुख और नाक से बाहर निकलने वाली श्वास को प्राण कहते हैं र त्यही सांस को थोरै वा धेरै मात्रालाई प्राणत्व भनिन्छ। अर्थात उसी श्वास की कम या ज्यादा मात्रा को प्राणत्व कहते हैं। वर्ण को उच्चारण हुँदा मुख र नाक हुँदै बाहिर निस्किने सांस को मात्रा का आधार में
अर्थात वर्ण के उच्चारण होते समय मुंह और नाक से जो श्वास बाहर निकलती है, उस श्वास की मात्रा के आधार में नेपाली व्यञ्जन वर्णलाई निम्नलिखित दुई भागमा बाँडिएको छ। अर्थात नेपाली व्यञ्जन वर्ण को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। एक है अल्प प्राण वर्ग, तुलनात्मक रूपमा मुख र नाकबाट सासको मात्रा कम निस्केको अवस्थामा उच्चारण हुने वर्णलाई अल्प प्राण वर्ण भनिन्छ। अर्थात तुलनात्मक रूप में मुंह और नाक से जो श्वास की मात्रा कम निकलकर उच्चारण होती है, उन वर्णों को अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। नेपाली भाषा में क, ग, ङ, च, ज, ट, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व अल्प प्राण वर्ण हुन्। अर्थात नेपाली भाषा में ये सब अल्प प्राण वर्ण हैं। महाप्राण वर्ण तुलनात्मक रूप में मुख र नाकबाट सासको मात्रा बढी निस्किएको अवस्थामा उच्चारण हुने वर्णलाई महाप्राण वर्ण भनिन्छ। अर्थात तुलनात्मक रूप में मुंह और नाक से श्वास की मात्रा जो ज्यादा निकलती है, इस अवस्था में उच्चारण होने वाले वर्णों को ही महाप्राण वर्ण कहते हैं। नेपाली भाषा में ख, ग, छ, ज, ट, ड, फ, ध, फ, भ, स, ह महाप्राण वर्ण हुन्। अर्थात नेपाली भाषा में ये सब महाप्राण वर्ण है। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, ताकि वे भी नेपाली भाषा सीख सकें और आपको धन्यवाद दें। मेरा जो टारगेट है, सभी लोग जिनको भी नेपाल घूमना है या फिर और जगह में नेपाली भाषियों के साथ में, या फिर किसी की आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है नेपाली है, उसके साथ में नेपाली में बात करना है, तो वो आप कर सके, सीख सके, बोल सके, लिख सके। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, नेपाली सीखते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। जय नेपाल।